वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 30 रबीउल सानी 1445 हिजरी, नवंबर की है 15 तारीख सन 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, इस सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आज एक खास स्टाइल में कोई अपनी आवाज़ जो है वो निकाल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि the civil work going on at my house right now has taken a toll of everyone in my house। वो हर एक की जो है ना वो तबीयत इस वक्त काफ़ी नासाज हो गई है और मेरी आवाज़ जो है वो भी थोड़ी सी, यानी मेरे भी गले में जो है वो कल पूरा दिन सीन ऑफ रहा और अभी जो है वो इस काबिल मैं ज़रूर हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक मखसूस स्टाइल से आवाज़ निकालनी पड़ रही है। सो प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी प्रीटी लाइक मैं कोई बहुत ही माचो आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। It's just a slightly disturbed throat and hopefully things will get better. Nevertheless, here we go. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे with the hashtag sunrise with adil। और अभी तक मैंने खुद ज़ाती तौर से लॉग इन किया नहीं है, जो कि मैं अभी थोड़ी सी देर में कर लेता हूँ। Alright, चलें, here I am now. Good, first attempt में बहुत आला। अब सीन ये हुआ है कि अभी मैं मौसम के बारे में कराची की बात ही नहीं कर सकता बिकॉज मुझे मौसम का खुद अंदाजा नहीं है, लेकिन या आई मीन इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग विदाउट डाउट बट नेवरदलेस। चलें जी, हैश सनराइज विद अदील पे आप लोग ट्वीट कर रहे हैं और नेचुरली प्रोग्राम में रोजाना की तरह बहुत सारी बातें होंगी। वी विल टॉक अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टाइन, बात ज़रूर करेंगे और उसकी वजह जो है वो ये है कि इसराइल जो है वो दे आर डीप इनसाइड गजा नाउ। तमाम बातें जी, हमास फाइट पुट अप करेगा, ये सब। ये तो खैर मैंने आपको लास्ट वीक भी हमने ये बात बता दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नॉर्दर्न गजा जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर से इसराइल के कंट्रोल में आ चुका है और जो अल शिफा हॉस्पिटल विच वॉज इट फेल्ट लाइक दैट इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, वहाँ पे इसराइली फौजी जो हैं वो उतर चुके हैं। और आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस हॉस्पिटल के नीचे इसकी बेसमेंट में जो है वो हमास का हेडक्वार्टर है और हेड ऑफिस है और वो इस बात को प्रूव भी कर देंगे किसी ना किसी तरह। और इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो बहुत से नाबीना जो है वो इस बात को मानेंगे भी कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बट चलें जी, ये यूएस भी जो है ये बात, तो वैसे खैर यूएस तो बिल्कुल आंखें बंद करके वो बात मानता है जो इसराइल कहता है, और यूएस ने जो है वो कल ये बात मान ली है कि उन्होंने इसराइल के इस दावे के साथ अग्री कर लिया है कि जी एक्चुअली अल शिफा हॉस्पिटल की बेसमेंट में ही जो है वो हमास का जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो वहीं पर ही लोकेटेड है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और बाकी क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज मुंबई में खेला जाने वाला है और मुंबई में खेले जाने वाले इस सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वो डेफिनेटली इसका भी जिक्र होगा। और अभी I'm scrolling down and down and down and down and कहाँ से स्टार्ट करें? We'll start with आज में बहुत सारे खांसी के फैक्ट्स जो खांसी के ब्रेक्स जो है ना वो मैं ले रहा हूँ। सो उसके लिए जरा प्लीज माजरत। शकील अहमद साहब कहते हैं I love to hear lies when I know the truth। वाह, I love to hear the lies when I know the truth। Sounds like LinkedIn। क्या ख्याल है? Assalamu alaikum Adil uncle, how are you? Please ask everyone to subscribe to my channel. In my channel, I have started to teach how to coding or programming with the computer language Python. My channel name is Code with Hassan. It has a black logo with H on it. बड़ा अच्छा होता ज़िया साहब और हसन अगर आप अपने उस चैनल का लिंक जो है वो भी हमारे साथ शेयर कर लेते, वो आप अपने इस ट्वीट में पोस्ट कर देते ताकि मैं जब रीट्वीट करता तो सबको सिर्फ उस पर क्लिक करते और वो आपके चैनल पे जो है वो पहुंच जाते। ठीक हो गया जी। और क्या सीन है? जनाब खालिद सरवर साहब का ट्वीट आया हुआ है और कहते हैं सेशन ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वॉक थ्रू ऑन इजी डेटा। ऑलराइट, एक सेमिनार हो रहा है ज़ेबिस में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर, अच्छा ये तो आप ही हैं खालिद सरवर कुरैशी साहब, जॉइंट डायरेक्टर डेटा सर्विसेज एंड इनोवेशन जो है वो, और मिस माविश शोजाब
जो है वो स्टेट बैंक का एक बहुत ज़बरदस्त टूल है और एक बहुत अच्छा टूल है विच इज़ कॉल्ड ईजी डेटा. उस पे जो है वो एक सेमिनार कर रहे होंगे. गुड लक सर, गुड लक. बहुत अच्छा टूल है. अगर आप लोग को मौका मिले तो आप लोग जरूर इस टूल को जो है वो एक्सप्लोर कीजिएगा. एंड देन आसिफ अली सिद्दीकी साहब ने मेरे साथ एक लिंक शेयर किया जो कि कल प्रॉफिट पाकिस्तान में आया है. एंड स्टेट बैंक जो है वो दरअसल अपनी एक क्वार्टरली पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से एक रिपोर्ट निकाल रहा होता है. और बेसिकली दिस आर्टिकल इन प्रॉफिट पाकिस्तान इट टॉक्स अबाउट हाउ तमाम तर ऑड्स के अगेंस्ट एंड तमाम तर परसेप्शन के बावजूद द शेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो हम पाकिस्तानी कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और एक काफ़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है. और अभी एक दो स्टेट बैंक की तरफ से इनोवेशंस आने वाली हैं जिसके बाद से आप ये देखेंगे कि इसमें बहुत बेहतरीन जो है वो इजाफा हो जाएगा और काफ़ी सारी पेमेंट जो है हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू जारी होंगी. वेल वी आर जनरली लेट टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बट लग ये रहा है कि फाइनली पाकिस्तान इज कैचिंग अप ऑन दैट. हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पे बिलीव करते हैं दैट कैश इज स्टिल द किंग. कैश जो है वो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा फोर्सिएबल फ्यूचर तक. लेकिन हम लोग शायद खुद ये बात नहीं जानते कि हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं. मैं एक बड़ा अच्छा इसी रिपोर्ट में एक बहुत अच्छा मैं एक स्टैटिस्टिक देख रहा था कि 2017 में अगर बिल पेमेंट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई सिर्फ 4% पेमेंट जो है वो बिल पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली हुआ करती थी. बाकी लोग वही लाइनों में लग के और ये सब जो है ना पेमेंट्स किया करते थे. बट नाउ क्लोज टू 54% आई बिलीव पेमेंट्स आर डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग. I mean, I don't recall when was the last time. I think I went to a counter and I paid my bill. Things have drastically changed in the past 6 years. 6 years में ये बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है. And especially हमें ये भी पता है कि आपकी टैक्स पेमेंट्स वगैरह के नंबर्स जो हैं वो भी ये बहुत बड़ा एक जम था by the way. I think when one link got connected with FPR और आपकी जो टैक्स की पेमेंट है जब वो होना शुरू हो गई इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक channels, so फिर उसमें बहुत इजाफा. It's a good article. I think you guys should go and read about that. Okay जी, इसके अलावा और क्या सीन है. अच्छा जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं पाकिस्तान JF-17 एयरक्राफ्ट थंडर एट दुबई एयर शो इन इट्स डेब्यू इंटरनेशनल एग्जीबिशन 13 से 17 नवंबर 2023. दुबई एयर शो इज वन ऑफ द ग्रोइंग trade fairs in the global aerospace industry. It takes place biannually at airport in Dubai, UAE. चलें जी, JF-17 Thunder जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है वहाँ पे. That is very good. And then जावेद साहब कहते हैं Fulton County prosecutors asked for emergency seal of evidence after video leak in election subversion case. Okay. ये बेसिकली अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से ये मामला जो है ना ये अभी तक सिलसिला जो है वो ज़रा चलता जा रहा है. और ये एग्जैक्टली क्या खबर है ज़रा मुझे इसको जो है अ लीक ऑफ डिस्कवरी मटीरियल इन द जॉर्जिया इलेक्शन subversion case against former President Donald Trump and his co-defendant prompted the Fulton County District Attorney Office to file an emergency motion for the protective order in attempt to prevent other material from becoming public. ला चलें जी, ये जरा मैं जरा तो पढ़ लेता हूँ और मुझे इसका बैकग्राउंड पता नहीं था और मैं जरा इसको चेक करता हूँ फिर बताता हूँ. एंड देन शारिक इदवाई साहब कहते हैं आई एम थिंकिंग दैट वी शुड मूव ऑन टू द ऑब्सेशन टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट एंड एक्टर्स. स्टॉप गिविंग देम इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवरसेल्व्स. इंडियंस आर लिविंग ऑन अनदर यूनिवर्स नाउ. लेट्स बी आवरसेल्फ एंड वर्क हार्ड. नो डैम कंपैरिजन. ओके, शारिक इदवाई साहब ने लगता है बड़े को बहुत ही गुस्से में आके जो है ना ये वाला अपना ट्वीट रखा है. और मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तानियों में शारिक साहब बहुत जल्द अब ये अगर किसी में ये बात अभी तक पेवस नहीं भी हुई है तो अब ये हो जानी चाहिए कि इंडिया इज नॉट द राइट कंपैरिजन नाउ. या आई थिंक हम इंडिया को हम ये कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं कि 97 में इंडिया कहाँ था, 98 में इंडिया कहाँ था, या 2000 में कहाँ था, 2001 में कहाँ था. आप जानते हैं हमारी यहाँ तक जीडीपी का भी ताल्लुक है तो आई थिंक 2007-2008 तक पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम वाज हायर देन देम. बट वो ऐसा पीछे छोड़ के गए हमको कि अब तो हमें तकरीबन कोई 20 साल लगेंगे इनको कैचअप करने में. लेकिन जाहिर है किसी भी कहते हैं ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला
जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप ये एक्नॉलेज करें दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट. और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ दैट वी आर गोइंग टू कीप अप विद द इंडियंस इन द नेक्स्ट 20 years इवन. वो तो खैर निकल पड़ी है उनकी और वो तो चल पड़े हैं चीज़ें में. क्योंकि देखें ज़ाहिर है हम यही देखते हैं कि व्हेन वी लुक बैक इन आवर पास्ट 15 years एंड बाकी सालों में तो वही जो लोग जो कि हमारी इन प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार हैं शक्लें बदल बदल के वही आए जा रहे हैं और हुकूमतें उन्हीं को दी जा रही हैं. और अब आप देखेंगे जिसको मसनद पे बैठाने की तैयारी की जा रही है अब वही तो साहब थे जो कि अगर 19 बिलियन डॉलर्स के हमें करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के जाने हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमें क्रिएट करने हैं, महंगे महंगे मंसूबे लेकर आने हैं विदाउट फिक्सिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. तो फिर तो हम तो फिर कैचअप मेरे ख्याल से आई थिंक हमारी 2-3 अगली जनरेशन भी कैचअप जो है ना वो नहीं कर पाएंगी. सो आई थिंक आपकी फ्रस्ट्रेशन इट मेक्स सेंस टू मी. चलें जी अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. और हमारे लिसनर इमरान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने अपने 2 वाकयात देखे. मैं डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से बात कर रहा था. एक दफ़ा के इलेक्ट्रिक की पेमेंट करते हुए इनको मसला हुआ, फिर अपने हाउस हेल्प को इन्होंने जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहते थे, वहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम हुई है. कहते हैं ये नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता था. वो कहते हैं वी हैव आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन यूज एंड सो द. नहीं सर प्लीज ये रहने दें सर. आपके साथ देखिए अगर प्रॉब्लम हुई है इसका मतलब ये कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को राइट ऑफ कर दें. ये बड़ी ज्यादती की बात है. ये तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम पढ़े लिखे लोग हैं ना जरा हमें पढ़े लिखे वाली बातें भी करनी चाहिए. अच्छा मैं अगर आपको बोल दूं कि मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इस तरह की. अगर वो कहते हैं जी आपने जायज़ में ट्रांसफर किया और जायज़ कहता है ये नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको फिर पेमेंट करने से पहले 1-2 चेक्स करने चाहिए थे ना. बिकॉज आपको पता है कि वो पहले नाम को रिट्रीव करता है. तो जब भी आप अक्सर ऐसा होता है जैसे मैंने अभी किसी को रिसेंटली पैसे ट्रांसफर किए तो उसमें उनसे पूछ वो उस बंदे के नाम पे अकाउंट नहीं था, वो किसी और के नाम का अकाउंट था. तो पहले आप ये कंफर्म करें. देयर आर चेक्स आउट देयर. और जहां तक एमसीबी और ये आपकी के इलेक्ट्रिक की पेमेंट का ताल्लुक है मेरे ख्याल से व्हाट डज एमसीबी आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरा माशाल्लाह बहुत बड़ा अमाउंट है एवरी मंथ कि जो कि मैं लिटरली आई विजिट माई बैंक जस्ट वंस अ मंथ. वो भी सिर्फ इस वजह से कि हमारी बेगम साहबा ये कहती हैं कि महीने के खर्चे के पैसे मुझे आप 5-5 हज़ार के नोट में नहीं देंगे. अब अगर आप एटीएम जाएं तो फिर आप 5-5 हज़ार रुपए की ट्रांजैक्शन इतनी सारी करें आप थक जाएंगे. तो इसलिए बेहतर है आई जस्ट टेक अ चेक एंड आई गो ऐसे यार मुझे 1000 वाले नोट दे देना ठीक है. बट यार ये जरा कह देना कि पूरा का पूरा सिस्टम आउटडेटेड है एंड ऑल. नहीं ऐसा नहीं है यार. हमारी हर चीज आई मीन हर चीज भी हमारी खराब नहीं है. The digital payment ecosystem in Pakistan is not that bad. All right, I think we are doing pretty fine. The number of transactions are going good, and yes, there are instances के जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती हैं. There are no 100% foolproof system in the world. But check out the number. यार check out the amount यार. Check out the confidence that people have now when they are making the payment. So मुझे ये जरा बात कुछ समझ में आई नहीं कि आपने कह दिया कैश इज किंग. यस कैश इज किंग. और ये लेकिन ये कह देना जी हमारे सिस्टम्स आर आउटडेटेड एंड ऑल एंड फलाना. देखो एपीआई हैंडशेक्स में मसले हो जाते हैं. 0.01% ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं बदकिस्मती से 2 ट्रांजैक्शन आपके साथ हो गई. अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यार मेरे पास पिछले कोई कितने अरसे से आई थिंक फ्रॉम सिंस फोरसीएबल पास्ट मुझे कोई प्रॉब्लम या मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई है. आई डोंट नो बैड लक दैट्स ऑल आई कैन से. But please don't write off the entire system because of that. So I take serious offense on that. ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. Okay. So चलें जी कुछ बर्थडे विशेस हैं जो कि जरा हम निपटाते चलते हैं. और सादिया का मैसेज आया है कहती हैं कि जी उनके साहबजादे मिस्टर फैजान जिनको वो प्यार से फिजू कहती हैं. वाओ he has turned 17 today. All right. And सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे फैजान और फिजू. And I hope you have a wonderful day and year ahead. And mashallah, your teenagers at their peak now. Enjoy your life, mate. Enjoy your life. ये टाइम फिर नहीं आने वाला ठीक है जी. बट वो वाला एंजॉय मत करना बहुत ज्यादा आजकल के. अरे यार वैसे वाकई आजकल बच्चों को ये बोल दो ना एंजॉय योर लाइफ. बच्चे कुछ और समझते हैं. कहते हैं लाओ अब्बू ने बोला एंजॉय कर जिंदगी चल एंजॉय करते हैं. नहीं बेटा वो वाली नहीं. मेरा मतलब है द फ्रीडम दैट यू आर लिविंग विद राइट नाउ. तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आगे जिंदगी क्या आने वाली है. लेकिन फिर वही बात आती है कि आज के पेरेंट्स ने इतना बच्चों को प्रेशर में दे दिया कि आजकल के बच्चे वाकई वो जो फ्रीडम हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गुजारा था यार चिल बिल्कुल बस में घूम रहे हैं बाबू वन कबाब खा रहे हैं क्रिकेट चल रही है. आजकल के बच्चे सुबह एग्जाम सुबह स्कूल फिर ट्यूशन और ये फिर पेरेंट्स के प्रेशर एंड ऑल. नेवरदलेस फिजू एंजॉय लाइफ मेट. इसके अलावा भाई सादिया ने बताया जिन्होंने अपने बेटे को विश किया उन्होंने कहा भाई आज मेरी भी बर्थडे है. तो चलें जी फैजान के तुफैल आपको भी हम बर्थडे विश कर देते हैं. सादिया सरमत द स्टोरी टेलर
हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. ग्रेट. इसके अलावा हमारे दोस्त हैं जुनेब खानजादा साहब, वो भी आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. भाई क्या बात है, 15 नवंबर उनकी भी सालगिरह है. हैप्पी बर्थडे टू यू जुनेब एंड खुश रहें यार एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. जी. इसके अलावा डॉक्टर शैला अकील कहती हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, और मुझे तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट ऑनलाइन करने में 5 साल से कभी कोई इशू नहीं आया. वाकई सीरियसली इवन आई नेवर फेस एन इशू कभी इसके हवाले से कि यार पेमेंट ना हुई हो कुछ भी हो. अब तो जाहिर है आपके पास SMS वगैरह इन तमाम चीज़ों का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपके पास के इलेक्ट्रिक का एक इशू होता है कि ये इशू नहीं होता. आई थिंक द सिस्टम इज वर्क दैट वे कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से आपका कॉन्फर्मेशन मैसेज जो आता है आपकी पेमेंट रिसीव होने का या आपके बिल पे होने का, वो आपकी लास्ट पेमेंट डेट वाले दिन आता है. आई डोंट थिंक यू गेट इट इमीडिएटली, बट आपका बैंक तो आपको बता देता है कि यार ये आपने जो है ना वो पेमेंट कर दी है. और ये आई थिंक है सिलसिला. और एनीवे नुमान, अच्छा ओके भाई क्या बात है, जबरदस्त. वानिया का मैसेज आया एंड शी सेज टुडे आई हैव कैरेक्टर परेड डे एट सिटी स्कूल PF चैप्टर एंड आई एम आल्सो पार्टिसिपेटिंग. आई एम आल्सो एक्साइटेड. आई एम सेंडिंग यू पिक्चर विद ड्रेस ऑफ वाइट क्वीन. वाह क्या बात है, माशाल्लाह भाई, यू आर लुकिंग लाइक अ क्वीन वानिया एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इवेंट एंड खुश रहें यार, एंजॉय करें अपना डे. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो Humane officially launched the AI Pin. It's OpenAI powered wearable. The gadget is designed for interacting with the large language models, not apps, and for talking instead of typing. अच्छा मैंने ना कल मैं और आयान बैठे हुए, मेरा जो बेटा है छोटा वाला, हम लोग बैठ के इसका डेमो वाली वीडियो देख रहे थे. तो वो जो चौधरी साहब जिन्होंने ये बनाई है और मेरे ख्याल से उनकी वाइफ शायद उनकी पार्टनर हैं और उन्होंने दे हैव कम अप विद दिस AI चिप. यार वैसे जो भी है, अच्छा वो वीडियो उन्होंने इतनी डिप्रेसिंग टोन में बनाई है ना, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, जैसे थेरानोस के बैंकरप्सी की कोई स्टोरी सुना रहे हैं वो. बट मैंने वो वीडियो देखी एंड यार आई मीन सीरियसली इफ दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली देयर, तो ये अगर प्रोडक्ट वाकई असल में है तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है यार. आई मीन वो बाकी किसी ने कहा था कि दिस इज द एंड ऑफ द स्मार्टफोन इरा. And yeah, that's pretty cool. I liked it actually. Fahim, I'm sure आपने उनकी जो डेमो वीडियो है वो जरूर देखी होगी. And the way the gentleman explains it and his way of talking is so amazing. I mean क्योंकि वो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन ही है, so उनके एक्सेंट में वो अमेरिकन वाली बात भी नहीं है और अमेरिकन या मगरबी वाली बात जो है वो भी नहीं है, और कुछ दरमियानी एक्सेंट है जो कि बड़ा सुनने में बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे. और जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी प्रोडक्ट के एक फीचर को, सो या डू चेक दैट आउट. AI पिन के नाम से जो है ये इन्होंने चीज़ लॉन्च की है. Humane is the name of that company which has launched that and pretty interesting. Alright, अब्दुल रज़ाक कहते हैं महात्मा गांधी ब्राजीलियन फुटबॉलर. हाँ ये जी एक ब्राजील में एक फुटबॉलर हैं जो कि अभी तो लोअर लीग खेल रहे हैं, बच्चा है, लेकिन उसका नाम जो है महात्मा गांधी हेपरपियो मातोस पीरेस, simply known as Mahatma Gandhi or just Mahatma, is a Brazilian professional footballer who plays as a defender in the club Atletico Club Junanense, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है. बट यार महात्मा गांधी एक इंटरनेशनल ब्रांड है असल में ना, आपको ये बात जाननी पड़ेगी, और दुनिया में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है. और स्पेशली जो इनका नॉन वायलेंस का जो फलसफा है, अहिंसा, उसको वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी ही इज्जत और एहतराम से जो है वो इसको देखा जाता है. सो या चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है, और आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, पीर जहीर साहब का मैसेज आया. आई डू ऑल माई मंथली ड्यूज ऑनलाइन. कार वॉश बॉय को भी ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ. नॉट येट एनी प्रॉब्लम. या मैन, दैट्स द थिंग, दैट इज द थिंग सर. पीर साहब भी डिजिटल हो गए, डिजिटल पीर साहब, क्या बात है. साकिब शान कहते हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ कवी खान, ट्रू लेजेंड एंड ट्रू प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन. यार कमाल की बात है साकिब, आज पता नहीं कल या परसों मैं कवि साहब को सोच रहा था, कुछ किसी ड्रामे का मुझे ख्याल आ रहा था और मुझे उसमें कवि साहब का जो कैरेक्टर, जो कवि साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, पता नहीं उसका ख्याल मेरे जहन में जो है वो आया था. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ सच ग्रेट पीपल वी हैव लॉस्ट रिसेंटली. कवि खान साहब जारे थे एंड शकील एंड वाह क्या लेजेंड थे यार, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए भाई, इनकी क्या काम करके गए ये लोग. तहसीन अमजद ने सब रेडियो फ्रेंड्स को सलाम कहा है. और इसके अलावा जीशान बेग साहब ने एक लिस्ट शेयर की है
आपने मुझे और अहमद को भी टैग किया. वेरी नाइस. कहते हैं दीज आर नॉट बैजेस ऑफ ऑनर. दीज आर नॉट बैजेस ऑफ ऑनर. वो क्या क्या है? बर्नआउट, बिजीनेस, skipping meals, toughing it out, not taking vacations days, the length of your to-do list, not taking time for yourself, not taking out time for yourself, and pretending to be okay, surviving off no sleep, surviving off no sleep. That's very important. ये कोई वो बेसिकली बता ये नहीं, कोई खुशी की बात नहीं है, ज्यादा इसमें ना कोई खुश होने की बात नहीं है. अगर आपके पास ये चीजें जो है वो हो रही हैं, दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद योर लाइफ. सीरियसली. चलें जी. गुड मॉर्निंग. बिलाल महमूद कहते हैं लास्ट नाइट वाले लाल सिंह चड्डा को बहुत प्यार. आयान साहब को पता नहीं क्या हुआ. मैंने कहा तुम्हें पता भी है कौन है लाल सिंह चड्डा. खैर एनीवे वो हमारे यूट्यूब शो में आयान साहब आ गए थे, छोटे हमारे, सो इस नाम के साथ. बट चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Noori with their sound. Hope you guys enjoyed that song. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर अभी हम नजर डालते हैं. और नवाज शरीफ साहब ने कल बलूचिस्तान में मसरूफ दिन गुजारा और उसमें जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में जो इलेक्टेबल्स माने जाते हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की. कुछ अर्से पहले नून लीग का ये ख्याल था कि उन्हें किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि नून लीग ने प्री इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाना शुरू कर दी हैं. दिस इज जस्ट टू इंश्योर दैट देयर आर नो इलेक्शन डे सरप्राइजेज. नवाज शरीफ का दौरा कोयटा. जाम कमाल अलियानी, जो कि अब से कुछ अर्से पहले तक आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, और बलूचिस्तान के 30 अहम रहनुमा नून लीग में शामिल हो गए हैं. साबिक वज़रा, ये इनके सारे नाम शाम आए हुए हैं. ये अगर आपको याद हो, इनमें से कुछ लोग जो हैं वो बाप पार्टी के जो है वो लीडरान हुआ करते थे. यही बाप पार्टी थी जिसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने बोला था कि जी रातों रात ये बाप पैदा हो गया. और ज़ाहिर है आपको पता है कि ये बलूचिस्तान में पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है. तो इसमें ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ साहब इस वक्त भरपूर अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने जितने एंड्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, जस्ट टू मेक दिस एंटायर थिंग लुक्स वेरी जेन्युइन. ओके जी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद का जेल ट्रायल रोकने का हुक्म. बज़ाहिर जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन रूल्स के मुताबिक नहीं. क्या गैर मामूली हालात थे जो मुकदमा इस तरह चलाए जा रहे हैं? अदालत का ये सवाल है. नैब केसेस में दरख्वास्त जमानत की बहाली का फैसला महफूज. ये बेसिकली इमरान खान के जितने भी जेल ट्रायल्स हैं वो अभी रोक दिए गए हैं. ये 2 केसेस, ऐसा लग रहा है कि वैसे वो किसी ने सही कल ट्वीट किया था कि इमरान खान पूरी की पूरी पाकिस्तानी कानून को उठा के जो है ना अपने साथ जेल में ले आए, बिकॉज इमरान खान को जेल में रखना है, उनको नहीं निकलने देना है. ये तो आई थिंक एक पॉलिसी जो है वो सेट हो गई है. लेकिन कल ये जो 2 रुकनी बेंच था, अच्छा इसमें आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनसे जाहिर है एक मखसूसी डायरेक्शन के फैसले आते हैं, वो ऑलरेडी इमरान खान के इस केस को जो है वो सही करार दे चुके हैं जेल ट्रायल को. लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो फाइल की गई जिसमें 2 रुकनी बेंच था और जिसने ये फैसला जो है वो दिया है, जिसमें जस्टिस समन तैयब एंड मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब हैं. इन्होंने मिलकर जो है ये फैसला दिया है कि जी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इसमें तमाम तकाजे जो ओपन एंड फेयर ट्रायल के हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं. उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ये चीज़ें मंगवाई हैं और उसके लिए जब तक हुकूमत जो है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो ये काम नहीं कर देता उस वक्त तक उन्होंने इन जेल ट्रायल्स को रोकने का हुक्म दिया है. लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या जेल ट्रायल असल में रुक भी गए होंगे या नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सिलसिला है? बिलावल भुट्टो का ये कहना है नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी इदारे से जगह बनाने का ना कहे. अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बुरा होना चाहिए था. आज भी एक किस्म का मैदान सजाया जा रहा है. बेहतर है मियाँ साहब लाहौर पर ही तवज्जो दें. अच्छा जी, ये आपको पता है इनके दरमियान नूरा कुश्ती जो है ये चल रही है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान. मुझे तो समझ में नहीं आता यार कौन लोग हैं जो वाकई इन खबरों पे उनको सीरियस लेते होंगे. तो इनको तो मेरे ख्याल से आप वो एक जमाना था जो आपको लगता होगा यार वाकई लगता है इस बार तो फटा हो ही गया इनका यार. सीरियसली आगे बढ़ते हैं. गजा शिफा अस्पताल में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद. जेर मुहासरा अस्पताल कमांड पोस्ट नहीं, हमास का जो है वो ये कहना है. ऑलराइट, हमने सुबह आपको ये ब्रेकिंग न्यूज भी दी है कि इस्राएली फौजी जो है वो दाखिल हो गए हैं
और उन्होंने स्मोक बॉम्ब्स वगैरह जो हैं वो भी छोड़े हैं इस अल शिफा हॉस्पिटल में, जिसके बारे में उनका बार बार ये दावा है कि हमास का हेडक्वार्टर, उनका जो कमांड सेंटर है वो इस अस्पताल की बेसमेंट में लोकेटेड, और ज़ाहिर है अमेरिका उनकी इस बात को सपोर्ट भी करता है. रेकोडेक की आलमी कीमत लगवा ली गई. शेयर्स ठिकाने लगाने के लिए SIFC सऊदी अरब और बैरिक गोल्ड से मुज़ाकरात के लिए तैयार. फी शेयर कदर के बेंचमार्क का तयन हो गया. डील की शफाफियत यकीनी बनाने में मदद मिलेगी. तिजारती सौदे का मॉडल क्या होगा ये कहना अभी कबल वक्त है. गजा जंग से खलीजी ममालिक की $70 अरब की सरमायाकारी के इम्कानात मांद हो गए. निगरान मुआविन खुसूसी का ये कहना है. कौन है भाई ये? डॉक्टर जहांगीर खान ने कहा कि गजा में जंग हो गई वरना तो $70 अरब आ ही रहे थे अरब से. यार सीरियसली यार. चलें जी. SIF ये खैर अभी आप जानते हैं रिसेंटली हमारे अखबारात ने ये कवरेज की है. इसमें एक्सप्रेस ने काफ़ी तफसील से लिखा है कि SIFC से जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो ख्यालात थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी वो अभी तक आई नहीं है, और कुछ डिसअपॉइंटमेंट ही रही है इसके हवाले से. और चलें अभी यहाँ पर रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. ज़ाहिर है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और टॉपिक ज़रा और भी आ गया है. और कल हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो अब्दुल रज़ाक साहब के हवाले से बात चल रही थी. जी रज़ाक ने कल जो है ना वो अपनी माफ़ी का उनका एक वीडियो मैसेज जो है वो आ गया है एंड इट टुक हिम एन एंटायर डे टू कम अप विद दैट. और बहरहाल आई थिंक हम पाकिस्तानियों ने भी अपनी ज़रा जिसे कहना चाहिए इस बात का सबूत दिया कि यार आई थिंक एवरीवन वाज ओवरवेलमिंगली क्रिटिकल ऑफ रज़ाक एंड दिस स्टेटमेंट एंड स्टफ. अच्छा जी, कल एक नया क्लिप आ गया मार्केट में और वो क्लिप आ गया कि जी हमारे इंजी भाई जो हैं, यार एक तो पता नहीं हमें ये तमाम क्रिकेटर्स को मुसलमान करवाने का क्यों इतना शौक होता है. जिसको देखो जो मुसलमान, ये भी मुसलमान होना चाह रहे थे, वो भी मुसलमान होना चाह रहे थे. अगर आपको कोई लगता भी है कि किसी बंदे के जहन में ये था कि वो मुसलमान होना चाहता है तो भैया आप कहते थे यार एक भारतीय क्रिकेटर है जो कि मुसलमान होने के का सोच रहा था इन ऑल. जैसे एक ज़माने में ब्रायन लारा के बारे में ये कहते थे. मुझे याद है जब बॉब वुल्मर का इंतकाल हुआ था तो हमारे दिल के बहुत करीब हैं जुनैद भाई, वो जियो टीवी पे कह रहे थे कि अल्लाह करे उन्होंने कलमा पढ़ लिया हो, वो दीन के बड़ा करीब आ रहे थे और ये था फलाना. देखो यार ये किसी की बहुत ज़ाती बातें हैं जो कि उसके और अल्लाह के दरमियान रहने दें. ये जो हम पब्लिक में जब डिस्कस करना शुरू कर देते ना, अब इसमें होता क्या है. देखो यार इंजी भाई हमारे एक लेजेंड है और हम जब पाकिस्तान के टॉप 10 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स की बात करेंगे तो इंजी भाई का नाम उस लिस्ट में ज़रूर आएगा. इस हरभजन सिंह की क्या औकात है कि ये इंजी भाई के लिए इस तरह की घटिया लैंग्वेज यूज करे. बहुत दिल दुखता है. थोड़ा सा हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि यार हम ये बातें पब्लिक में कर क्यों देते हैं. अब यू वुड नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड. और हुआ यही कि भाई इंजी भाई ने जो है ना वो कहीं पे कोई बात करते हुए कहीं मेरे ख्याल से मस्जिद में बयान वगैरह दे रहे थे, कुछ वो कर रहे थे. उन्होंने बताया कि जी वो हरभजन सिंह जो है मौलाना तारिक जमील से मिलते थे और वो जो है वो जब काफ़ी करीब आ गए थे और वो सोच ये रहे थे कि बेसिकली हरभजन वाज वेरी क्लोज टू कन्वर्टिंग टू इस्लाम. अच्छा ठीक है जी, ये क्लिप आ गया, किसी ने जो है ना वो लगा दिया उसको एक्स पे. अब ये बातें फैल जाती हैं, ठीक है जी, ये बातें फैल जाती हैं और जब ये फैलती हैं तो फिर जाहिर है अब हरभजन का इस पे आ गया ट्वीट. वो कहता है ये कौन सा नशा पीकर बात कर रहा है. आई एम अ प्राउड इंडियन एंड अ प्राउड सिख. ये बकवास लोग कुछ भी बकते हैं. लाइक ये बकवास लोग, यानी उसने सब पाकिस्तानियों के हवाले से बात की. अच्छा बकवास लोग मौलवियों के अलावा मुसलमानों के हवाले से भी बात कर सकते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट डज कन्वर्टिंग टू इस्लाम हैज टू डू विद हिम बीइंग अ प्राउड मुस्लिम. कांट अ मुस्लिम बी अ प्राउड इंडियन एज वेल. आई मीन सॉरी, प्राउड इंडियन. हाँ, कांट अ मुस्लिम बी प्राउड इंडियन एज वेल. लाइक इस स्टेटमेंट में ये आप देख सकते हैं कि हरभजन की जो मुसलमानों के लिए नफरत वो तो अपनी जगह है ही है कि जी प्राउड इंडियंस कांट बी मुस्लिम्स, बट ये कि प्राउड सिख. अब यार ये फिर वही बात है. देखो इसमें जहाँ हरभजन ने बहुत ही बदतमीजी वाली लैंग्वेज का जो है ना वो जिक्र किया है, वहाँ पे इंजी भाई को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी. वो मस्जिद में बात कर रहे थे, सामने कैमरा लगा हुआ है एंड इट्स अ फिक्स कैमरा व्हिच इज देयर. यार एहतियात करें, बहुत एहतियात करने की जरूरत होती है आजकल के दौर में. इंजी भाई कहीं चिल्ले में निकले में हो जहाँ पे लोग अपने मोबाइल फोन घर में छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की आप बातें कर लें. लेकिन कर लें जी, आप बातें कर लेने में क्या हर्ज है, बता दें जी दोस्तों यारों में. लेकिन यार जहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हो, इस तरह किसी के भी बारे में दावा करना, मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह की लैंग्वेज
हरभजन सिंह ने जो है वो इंजी भाई के लिए इस्तेमाल की है, ये नहीं होना चाहिए था. रज़ाक की तो चलें जाहिलाना बात थी, वो तो उसको तो ही इज बीन टेकन टू टास्क बाय एवरीवन. लेकिन यहाँ पे अब आप ये देखिए कि उस पर फिर जो इनके कमेंट्स आते हैं और इस पे घटिया लेवल के कमेंट्स इनके आते हैं पाकिस्तानियों के हवाले से, लाइक हाउ मच डाउन दे लुक अपॉन पाकिस्तानीज. लाइक दिस इज सो एम्बैरेसिंग यार. आई मीन आई बिलोंग टू दैट जनरेशन. मुझे याद है 2006 में दुबई में थे और इंडियंस के साथ हम कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ एक्विजिशन का डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त मैं कहता, मैंने कहा यार हम जितना भी तुम हमसे आगे निकल जाओ ना, इंडियंस के साथ हम वी विल ऑलवेज लुक आई इनटू आई विद इंडियंस. यार तू कर ले तरक्की जितनी तुझे करनी है. यार ये जो हुआ है ना पाकिस्तान के साथ, मैं ऑनेस्टली आई स्टार्टेड फ्रॉम 2008, जो पाकिस्तान के साथ हुआ है यार, इसने हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तबाह कर दिया यार, बिल्कुल तबाह कर दिया है. पाकिस्तान का एक एक इदारा तबाह हो गया है. आई मीन ऑफ कोर्स मैं एक इदारे की बात नहीं कर रहा, बाकी जितने हैं वो सब तबाह हो गए हैं यार, और बहुत डिसअपॉइंटिंग यार. आई मीन हरभजन की क्या औकात यार, तू विंजी के लेवल का प्लेयर ही नहीं था. पर तेरे करियर में कौन सी अचीवमेंट्स हैं बता देना चंद एक के अलावा यार. बट बहुत अफसोस हुआ मुझे यार ये स्टेटमेंट देख के. नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें यार, पता नहीं क्यों बोलते हैं यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं यार. बात वर्ल्ड कप की बात करते हैं जी. वर्ल्ड कप, अच्छा भाई वर्ल्ड कप से पहले जरा बात कर लेते हैं हमारे उस नौजवान स्नूकर प्लेयर के. आपकी शायद नॉलेज में ये बात हो कि इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो इस वक्त चल रही है और उसमें पाकिस्तान की जो टीम थी उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन द सेमीफाइनल. लेकिन इस वक्त जो है वो इंडिविजुअल मैचेस या इंडिविजुअल मुकाबले जो हैं वो चल रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का यार ये नौजवान जो है ना एहसान रमजान, ये अगर आपको याद हो तो ही बिकेम द यंगेस्ट लास्ट ईयर, ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एज वेल. और दिस डूड इज स्टिल जस्ट 18 years old. आई मीन ही इज अ टीनेजर. और वर्ल्ड एमेच्योर जो है वो चैंपियनशिप 2021 में जीतने में कामयाब हुए थे ये. और अब जो सिलसिला है वो ये हो रहा है कि नाउ ही इज टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप और वहां पे येस्टरडे ही डिफीटेड, जो इसमें आप जानते हैं कि अब स्नूकर की भी जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट चीजें आ गई हैं. सो इसमें जो देयर इज अ 6 रेड बॉल व्हिच इज कॉल्ड द T20 ऑफ स्नूकर बाय द वे. उसमें 6 रेड मेन स्नूकर चैंपियनशिप जो इस वक्त हो रही है उसमें एहसान रमजान ने भारत के पंकज एडवाणी को जो है वो शिकस्त दी है. 5-0 पंकज एडवाणी को जो है वो इसने ठिकाने लगाया है. अब पंकज एडवाणी इज अ बिग नेम. अगर आप दुनियाए स्नूकर की और बिलियर्ड की बात करें तो पंकज एडवाणी is number one. He's 38 years old, so you can imagine the difference in experience. 20 years his senior. और कहते हैं कि जी he's won 17 billiard world title, 25 times international billiard and snooker federation world champion. So you can imagine the sort of talent this boy Pankaj Advani को हराना जो है उसके लिए किस लेवल का टैलेंट जो है वो एहसान का होगा. and well done to him. So I thought कि let's acknowledge that. आज ऑफ कोर्स इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स वगैरह खेले जाएंगे. सो लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एज वेल. चलें जी अब बात कर लेते हैं जरा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की. आज इंडिया न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं एट द वेंकटे इन मुंबई. और वेल देखिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वी हैव बीन सेइंग दैट दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट व्हिच टीम इज गोइंग टू स्टॉप इंडिया. अपनी होम कंडीशंस में everything is favoring them. Everything literally is favoring India. I doubt if a single umpiring decision has gone against India as well. Whether the DRS or on field or whatever, umpires फील्डों में अपने decision change कर देते हैं. ये सब सिलसिला हो जाता है. इंडियंस बड़ी बड़ी स्विंग भी मार रहे हैं, स्पिन भी मार रहे हैं. इनिंग बदलती है, किसी को ना स्पिन मिलती है ना स्विंग मिलती है. Brilliant. I mean, they have been literally unstoppable in this tournament. 9 out of 9 matches they have managed to win. The most dominant performance. एक सिंगल लीग टूर्नामेंट में इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस किसी भी टीम ने नहीं दी. वेरी क्लोज टू द परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड बैक इन 1992 जिसमें भी वो आपको याद होगा कि क्राइस्टचर्च में अपना आखिरी मैच जो है वो हार गए थे. तो इंडिया इस वक्त दे आर लुकिंग वेरी गुड टू विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. बैक टू बैक क्रिकेट वर्ल्ड कप इन देयर होम 2011 में भी और अब 2023 में. और कैन न्यूजीलैंड स्टॉप देम, सवाल यही पैदा होता है. देखिए जी इसमें 2-3 चीजें जो कि दे रियली नीड टू फायर फॉर न्यूजीलैंड इन ऑर्डर फॉर देम टू स्टॉप इंडिया.
सबसे पहली बात जो ये आती है वो ये आती है कि इंडियन न्यूजीलैंड के जो ओपनिंग पेयर है, अगर आप रचिन रविंद्रा की बात करें, आई मीन ही इज बिन द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट विदाउट डाउट, हैंड्स डाउन द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग डेवॉन कॉनवे जो है, अगर आपको ये भी याद हो तो वो फास्टेस्ट सेंचुरी वेंचुरी को बना के एकदम पर्दा सीमी पे जैसे कहते हैं ना कि एकदम नमूदार हुए थे, भाई ये कौन आ गया. ही हैजंट रियली फायर्ड इन दिस टूर्नामेंट. कैन दिस बी हिज गेम? आई मीन अगर ये दोनों खिलाड़ी शुरू में ही एक बड़ा पार्टनरशिप बना के दे देते हैं, then I think New Zealand has got Kane Williamson has some runs behind him. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी. डेरिल मिचेल हैं, टॉम लेथन, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, yes, they all can bat. So they bat till like number 7, number 8. They have got that firepower. लेकिन इंडियन बॉलिंग किसी को जगह ही नहीं दे रही है. हमारे दोस्त कामरान मुजफ्फर ने कल बड़े तफसीली स्टैटिस्टिक्स जो हैं वर्ल्ड कप के हवाले से शेयर किए, और उसमें आप कोई सा भी इनिंग का फेस उठा लें, नो टीम इज इवन क्लोजर टू इंडिया. आई मीन सीरियसली, द इंडियन फास्ट बॉलर आर मेकिंग इट फील लाइक दैट दे आर बॉलिंग समवेयर ऑन द सीमिंग इंग्लिश winter conditions, and their spinners make it feel like that they are bowling somewhere in Chennai in the Squire Turner and stuff. So ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता. क्या इंडियन अपनी इस परफॉर्मेंस को किसी और ग्राउंड में किसी और मुल्क में रेप्लिकेट कर लेंगे, ये भी मुझे नहीं पता. लेकिन जाहिर है इंडिया की बैटिंग की अगर आप बात करें, आई थिंक इट्स द स्टार्ट दैट रोहित शर्मा इज गिविंग. I mean, if there is anything that New Zealand can do, their fast bowler Trent Bolt had a very off tournament. Agar if there is one thing that he can do is get rid of Rohit Sharma early. Get rid of Rohit Sharma early, Indian will be under pressure. Virat Kohli has never scored a 50 in a World Cup knockout game. Can he break the jinx today? Let's see. It's gonna be a good match for sure. और वेंकड़े में होना है वो इंडिया. It's a very high scoring ground. लेकिन क्या विकेट में थोड़ी बहुत छेड़खानी की जाएगी? छेड़खानी से मुराद ये है कि इंडियंस को फेवर करने के लिए क्या विकेट बनाई जा सकती है? दैट रिमेंस टू बी सीन. वैसे इस वक्त तो लग रहा है कि कंडीशन कोई भी हो, इंडिया को विकेट फेवर ही करती है, बिकॉज देयर बॉलर्स आर एक्सट्रैक्टिंग अनबिलीवेबल एडवांटेजेस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रैक दैट हैज बीन देयर. आई डोंट नो मैन, अमेजिंग. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Kana यारी. अच्छा यार, ये जरा थोड़ी सी मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था ना कि यार इंडिया एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग इन देयर फेवर, और दे सीम्स टू बी गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द विकेट एंड एवरीथिंग. इसमें कोई शक नहीं है दैट सम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आई थिंक जसप्रीत बुमराह अपने जनरेशन का सबसे बेहतरीन बॉलर है. कुलदीप यादव गालबन आज के दौर का बड़ा अच्छा एक स्पिनर है. लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वर्किंग इन देयर फेवर. नाउ दिस इज एन एक्सप्लोसिव न्यूज. दिस इज एन एक्सप्लोसिव न्यूज. बरतानवी अखबार है डेली मेल के नाम से, उन्होंने अभी रात में जो है वो एक खबर शाया की है, और उसमें उन्होंने बताया ये है दैट एक जो आज मैच होने वाला है वेनखड़े में मुंबई में, आपको पता है कि ये वर्ल्ड कप जो होता है दिस इज एन आईसीसी इवेंट, जो कि आईसीसी बेसिकली उसकी छतरी के अंदर ये इवेंट हो रहा होता है, और बाकी जो लॉजिस्टिक्स और बाकी चीजें लोकल बोर्ड्स वगैरह स्टेडियम प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें ये उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है जो कि जिस मुल्क को वर्ल्ड कप अवार्ड किया जाता है वो आईसीसी के साथ करता है. इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एक चीज होती है वो ये है कि आईसीसी का जो ग्राउंड फील्ड कंडीशन वाली टीम होती है वो ये डिसाइड करती है विद द लोकल बोर्ड कि मैच में कौन सी विकेट इस्तेमाल होनी है. बिकॉज आपको पता है कि आजकल मॉडर्न ग्राउंड्स में एक स्क्वायर बनाया जाता है, और उस स्क्वायर में एक साथ 7 या 8 विकेटें तैयार की जाती हैं, और ये आईसीसी और लोकल बोर्ड मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ये वाला मैच कौन से स्क्वायर में खेला जाएगा, कौन से स्क्वायर में खेला जाएगा. आप जानते हैं किसी एक विकेट पर अगर 2 या 3 मैचेस हो जाएं तो वो विकेट काफी रफ्ट अप हो जाती है, और वो रफ्ट अप होने की वजह से ये विकेट आमतौर से स्पिनर्स वगैरह को मदद करना शुरू कर देती है. बहुत अनइवन बाउंस होना शुरू हो जाता है, एंड स्पेशली इफ यू हैव गॉट अ स्लाइटली ट्रिकियर स्पिनिंग अटैक देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ऑन दोज विकेट्स. हुआ ये सीन, एंड नाउ दिस इज अ वेरी एक्सप्लोसिव न्यूज जो कि डेली मेल के बंदे हैं, और ये जिस तरह की वो डिटेल शेयर कर रहे हैं दैट मींस, और इसमें पाकिस्तान का भी एक जगह पे जिक्र आता है, तो लेट मी जस्ट इंक्लूड दिस थिंग. हुआ ये है दैट वर्ल्ड कप के जो इस वक्त आईसीसी की जानिब से जो इस वक्त चीफ क्यूरेटर हैं, जो बेसिकली कंसल्टेंट हैं, जो सुपरवाइज करते हैं सारी विकेटों को, इज दिस गाय नेम एंडी एटकिंसन. ये एंडी एटकिंसन साहब को जो है ये बेसिकली बताया ये गया था कि ये जो सेमीफाइनल मैच होने वाला है, ये जिस विकेट पे उनका एटकिंसन का अग्रीमेंट हुआ था बीसीसीआई के बाद के साथ, बीसीसीआई ने यूनिलैटरली उस विकेट को चेंज कर दिया.
उन्होंने कल रात एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये बात बता दिया उन्होंने कि जी जिस विकेट पे हमने अग्री किया था हम उस सरफेस पे मैच नहीं खेल रहे होंगे. और ये बेसिकली विकेट नंबर 7 अग्री की गई थी विच इज एन अनयूज्ड ट्रैक जिसको अभी तक इस टूर्नामेंट के किसी भी मैच के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था. और गालबन यही डिसाइड किया गया था कि सेमीफाइनल जब होगा दैट वुड बी प्लेड ऑन दिस विकेट. लेकिन बीसीसीआई ने यूनिलैटरली इसको चेंज कर दिया है टू द विकेट नंबर 5 जहां पे इस टूर्नामेंट के ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं. ये वही विकेट है जहां पे इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने आई थी. सुनने में आया है दैट मिस्टर एटकिंसन जो है he has been growing extremely frustrated with the attitude of the BCCI because ये पहली बार इस टूर्नामेंट में इनके साथ ऐसा नहीं हुआ. Now a very interesting thing, a part of this article is उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली एटकिंसन को धोखा भी दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने. पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो अहमदाबाद के ग्राउंड में हुआ था उसमें उनको बताया 14 अक्टूबर को, उसमें एटकिंसन को बताया ये गया था दैट दिस मैच टुक प्लेस ऑन विकेट नंबर 7 जबकि एक्चुअली ये मैच जो हुआ था वो विकेट नंबर या पिच नंबर 5 पर हुआ था. यानी ना सिर्फ इंडियंस यूनिलैटरली अपनी पसंद से विकेट तब्दील कर रहे हैं बल्कि वो आईसीसी को अंधेरे में भी रख रहे हैं अबाउट द विकेट दैट इज बीइंग यूज्ड. कहते ये हैं इनको डर ये लगा है एटकिंसन साहब को कि कहीं इंडिया यही हरकत फाइनल में भी जो है वो ना कर दे इफ दे रीच द फाइनल. तो कहते ये हैं कि वो इमरजेंसी इस हफ्ते जो है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में पहुंचे हैं जस्ट टू चेक आउट व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. दिस इज अ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेरी जिसे कहना चाहिए एक बॉम्बशेल किस्म की जो है ये रेवलेशन हुई है. ये पाकिस्तानी टाइम जो है सुबह 3:40 पर जो है ये हुआ है. लॉरेंस बूथ जो कि क्रिकेट के एक जो है वो जाने पहचाने नाम है, ही इज दी विजडन एडिटर एज वेल, और उन्होंने जिनका लंदन से ताल्लुक है उन्होंने ये खबर जो है ये की है एंड ब्रेक की है. एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज दैट आई एम रीट्वीटिंग दिस न्यूज़ एज वेल. सो इफ यू गाइस वांट टू रीड दैट, do read that. These are severe allegations against BCCI. So yeah, imagine what's going on. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right. आप लोग के मैसेजेस मैंने आज काफी कम शामिल किए और हुआ यही था कि मैं जिस टाइम पे आके मैसेजेस जनरली मैं रिज्यूम करता हूँ व्हाट्सएप माफ कीजिएगा ट्विटर पे आप लोग के बैठे हुए मैसेजेस, उस वक्त मैंने आके जरा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो अभी आपने पता है जो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर की डेली मेल की जानिब से जो खबर आई है वो कि इंडियंस किस तरह जो है वो आईसीसी से अप्रूवल के बगैर और उनके कंसेंट के बगैर मैच से पहले विकेटें अपनी बदल देते हैं और इस बार वो एक यूज विकेट पे सेमीफाइनल करवाना चाहते हैं. इतने डेस्परेट हैं वो ये मैच जीतने के लिए. बहरहाल एमी अली कहते हैं जनाब कहते हैं जी छूट गया हाथ से काफिर लगा हुआ, कोई ग्लास या शीशे की चीज टूटती तो अम्मी कहती चलो अच्छा होता है. आज मोबाइल की स्क्रीन टूटी तो सोच रहा हूँ कि ये भी उसी शीशे के ज़मरे में आता है. वैसे कल सारा दिन कुछ ना कुछ टूटा ही, बाइक से सिग्नल, बातों से दिल और हाथ से मोबाइल. ओहो हो भाई वाकई यार मोबाइल स्क्रीन टूटना, वैसे ऐसा लगता है कभी मोबाइल स्क्रीन टूटे तो फिर दिल किरचियां जैसे हो जाता है. आजकल जो सिचुएशन हो गई है, मेरे साथ 2 दफा ये वाकया हुआ और दोनों दफा ऐसा ही हुआ कि अपनी गोद पे रख के मोबाइल में बैठा हुआ था एंड देन इट जस्ट फेल ऑफ. क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, बैड लक. अच्छा जी हाँ, और क्या सीन है जनाबे वाला. जीशान बेग साहब कहते हैं 22 years ago the original Xbox was released in November 15, 2001 in North America, February 2022 in Japan and March in Australia. ये वो फलाना जी क्या बात है. Was Microsoft first foray into the gaming console market. बिल्कुल जी, Microsoft is a big player. आप जानते हैं गेमिंग कंसोल में. तो आपने बताया कि 22 साल हो गए Xbox को रिलीज हुए हुए. And what a product that has become and what a behemoth, कितना जबरदस्त प्लेयर जो है वो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट बन चुका है गेमिंग इंडस्ट्री का. आप जानते हैं कि उन्होंने नॉट जस्ट द हार्डवेयर, इवन इफ यू लुक एट द सॉफ्टवेयर साइड, जो एक्टिव मीडिया ब्लिजर्ड उन्होंने एक्वायर किया फॉर व्हाट अराउंड कोई $63 बिलियन मेरे ख्याल से, जिसको अभी फाइनली अक्टूबर में इसको जो है वो इनको अप्रूवल मिला है.
व्हाट अ बिग एक्विजिशन. ये कॉल ऑफ ड्यूटी बनाने वाली जो कंपनी है, दैट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नाउ. ओके जी, देन वी हैव गॉट अच्छा जी, ईशाल स्कूल पहुंच चुकी होंगी. शहजाद साहब थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा तारुल खान साहब कहते हैं माइट इज राइट, आई थॉट दिस एपिडेमिक हैज involved Pakistan only, but I was wrong. It is a pandemic rather involving Palestine and ICC as well. Is it the Israel? It's the Israel in Palestine and BCCI in ICC. All right जी, बिल्कुल आपने बताया, might is right. At the end of the day यही शायद कुदरत का कानून है, the survival of the fittest and all. बहरहाल चलें जी, वही तो कहते हैं ना कि जस्टिस तो इसके बाद ही होनी है, इंसाफ तो फिर हेयर आफ्टर होगा. इस दुनिया के तो उसूल अल्लाह ने कुछ डिफरेंट ही बनाया ऐसा लगता है. नासिर हुसैन कहते हैं डिस्पाइट इंडियन टीम प्लेइंग रियली वेल इन आईसीसी यूजिंग ऑल टैक्टिक्स टू इंश्योर दैट दे विन cricket world cup from playing at home to all measures as mentioned by you, is an upcoming election in April has something bearing. Narendra Modi desperately wanted to win. Yeah, देखिए feel good factor really matters. This feel good factor really matters. और मुझे तो काफी डर लगता है कुछ चीजों के हवाले से कि मोदी इलेक्शन से पहले पता नहीं क्या क्या कर लें. आपको पता है कि उन इलेक्शन से पहले अभी इंडिया की मैंने पिछले हफ्ते प्रीव्यू किया था, पिछले से पिछले हफ्ते गालबन, कि इंडिया की कुछ अहम रियासतों में जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पे जो है वो इलेक्शंस भी होने वाले हैं और उसमें भी इनके कोई हालात इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं. बीजेपी, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. करने को ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ओके जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आई वांट टू नो व्हाई आवर बिहेवियर अगेंस्ट इंडियन इज सो अपोलोजेटिक. व्हाई डू वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू देम? आई अंडरस्टैंड दैट वी आर बिहाइंड देम इन एवरी डिपार्टमेंट बट आई बिलीव आवर टाइम विल कम इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे नहीं पता हमारा टाइम कैसे आएगा, कम से कम ये जो हरकतें हमारी अभी हैं उस पर तो टाइम आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा. लेकिन यू आर राइट टू सम एक्सटेंट. आई थिंक वी हैव बिकम टू अपोलोजेटिक. मुझे याद है फहीम, आप उस वक्त मेरा शो नहीं सुनते होंगे, बट 2011 में 2010 की ये बात है कि मैं ये बात बोला करता था जिस वक्त जरदारी साहब का दौर अपने बामे अरूज पर मौजूद था और बड़े बड़े रोजाना वाकयात. कामी भाई एक सीरीज चलाया करते थे, गजब करप्शन की अजब कहानी, और पता नहीं क्या क्या उनके शो में जो है वो आया करता था. सो मुझे याद है कि मैं एक बात ये बोलता था कि इस दौरे जमहूरियत का जो एक बहुत ही बड़ा नुकसान पाकिस्तानियों को हुआ है वो ये हुआ है दैट पाकिस्तानियों ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है. हमारा दुश्मन जो है उसका जहां दिल चाहता था वो हमें घात लगा के मारा करता था और हम कुछ भी नहीं कहा करते थे और हम जख्म सह लिया करते थे कि जी हम क्या कमर तोड़ देंगे और हम दंदान शिकन जवाब देंगे और ये करेंगे. इकोनॉमी भी फुस हो चुकी थी, मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी का जो है वो आलम जो है वो भी चल रहा था और ये सब सिलसिला जाहिर है पाकिस्तानियों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है पिछले 15-16 साल में वो काफी गया है नीचे. और ये जो इस वक्त बीइंग अपोलोजेटिक अबाउट एवरीथिंग, दिस हैज एक्चुअली कम आउट ऑफ दैट बिहेवियर जिसका चेंज 2008 से जो है वो होना शुरू हुआ था. बिकॉज आपको जब अपने ऊपर ही बैठे हुए हल्के लोग नजर आते हैं ना तो फिर आपको भी यही लगता है कि यार चीजें अपने हाथ से जो है ना बस निकल गई हैं. सो आई थिंक दिस कुड बी द रीजन. अनीक अहमद साहब कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एडवाइज पाकिस्तान अगेंस्ट क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ प्रेफर्ड इन्वेस्टर्स और distorters in the country under the Special Investment Facilitation Council and to ensure transparency and accountability in its business deals. चलें जी, ठीक है, अब देखते हैं. खैर बदकिस्मती से जो है कहते हैं कि दिस इज लेट्स सी इट इज बीइंग हर्ड. IMF ने ये बात बोली है तो फिर मेरे ख्याल से सुन ही लिया जाएगा. खुर्रम अख्तर कहते हैं ब्रो इज देयर एनी क्योर एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ड्राइवर्स एंड पेरेंट्स हु ड्राइव हैजर्ड और रॉन्ग वे ड्यूरिंग स्कूल पिक एंड ड्रॉप टाइम? कैन यू प्लीज एजुकेट योर लिसनर्स? अच्छा, इस पे खुर्रम काफी बात होती रहती है. इसका जी हल सिर्फ एक है कि हमारी पुलिसिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कम्युनिटी पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और जो भी पेरेंट्स ये हरकत करते हैं उनको उनके बच्चों के सामने उठा के जेल में डाल दें. बस उनको उठा के जेल में भी ना डालें, उनको गाड़ी से निकालें, जस्ट ड्रैग देम आउट ऑफ द कार और हम जो है वो उनको उठा के पुलिस की गाड़ी में बंद कर दें. बस आज तुम 2 घंटे इस गाड़ी में हो, निकल के दिखाओ यहाँ से. अब तू फोन कर, जिसको भी कर, जो भी कर, ये है यहाँ का रूल है. तो जरा थोड़ा सा हम ये कर लें तो फिर शायद इससे फर्क पड़ जाए. बच्चों के सामने जब तक जलील नहीं करेंगे ऐसे पेरेंट्स को ना, इनका जो है वो कुछ नहीं होने वाला. सो या अदील भाई, इंशाल्लाह इंडिया हार जाएगा, बोलो आमीन. अब यार भाई तो दुआएं भी काम नहीं कर रही हैं. अली कहते हैं 6 बॉल स्नूकर इज नॉट न्यू, इट्स अ वेरी ओल्ड स्पोर्ट. T20 स्टार्टेड. नहीं, मैंने हरगिज ये बात नहीं बोली. मैंने कब बोला कि T20 क्रिकेट के बाद जो है वो मैंने बोला कि जिस तरह T20 क्रिकेट इज अ फास्ट पेस क्रिकेट फॉर्म, 6 बॉल स्नूकर जो है
दिस इज अ फास्ट पेस स्नूकर फॉर्म. मेरा कहने का मतलब ये था. अच्छा जी, देन अच्छा, डॉक्टर इजाज चाचड़ साहब ने जो है वो हमें कुछ बातें भेजी हैं अबाउट डायबिटीज़, जो हमने कल डिस्कशन किया था, लेकिन मैं उसको अगले जो है वो लिंक में ले जाता हूँ. बट बहरहाल आपका मैसेज आया है, कहते हैं जी आई नेवर मिस योर शो, थैंक यू सो मच. कहते हैं इट सेट्स द टोन फॉर माई डे as the whole day it goes busy and away from the news and everything, so I watch your YouTube show at night as well, so get everything in it, it's like a family. Thank you so much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया है. सुबह के 8:53 हो चुके हैं और या चलें जी, इस मिड वीक की जो है वो जो एक खबर आने वाली है बड़ी, वो आज आएगी बिकॉज दुनिया की दो बड़ी मईशतों के जो सुदूर हैं वो आपस में मुलाकात करेंगे. एपिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो इसका इजलास होने वाला है. सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात होगी शी जिनपिंग की और उनकी मुलाकात बाइडन के साथ जो है वो होने वाली है. कल शी जिनपिंग साहब जो है ही वॉज विजिटिंग डेमोइन्स इन आयोवा और ये अमेरिका की एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और वहाँ पे इन्होंने जो है वो दौरा किया और कुछ फार्म मशीनरी वगैरह के साथ तस्वीरें वगैरह जो हैं वो भी इनकी यहाँ पर आई हैं और इट्स दैट एरिया ऑफ अमेरिका जो कि कॉर्न और सोयाबीन के लिए बड़ा मशहूर है और चाइना इज वन मेजर इम्पोर्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड क्रॉप. लेकिन बहरहाल जी, जो तमाम नजरें होंगी वो बाइडन और शी जिनपिंग की इस मुलाकात के दरमियान होगी. ज़ाहिर है अमेरिका की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और अमेरिका की जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी जो रिसेंट ईयर्स में नाकामी है इज देयर वो कहते हैं ना रिप्रोचमेंट विद चाइनीज, और एक बार फिर से इन्होंने चाइनीज को जो उनके करीब आने की कोशिश की है. बिकॉज अगर आपको याद हो तो ट्रम्प के टाइम पे तो बाकायदा इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोल्ड वॉर सी जो है वो शुरू हो गई थी और बाइडन ने भी आके जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज को आगे ही बढ़ाया. लेकिन फिर उनको गालबन मिडवे थ्रू इस बात का अंदाजा ये हुआ कि अमेरिकन द कंटिन्यूएशन ऑफ अमेरिकन डेवलपमेंट और उनकी जितनी भी आप देख लें मगरबी मीडिया जो भी चाइना की इकोनॉमी तबाह दे, ये वो फलाना, ये हो गया, ये नुकसान हो गया उनकी इकोनॉमी का. लेकिन अमेरिकन को, गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा ये हुआ है हाउ क्रूशल चाइना इज नाउ फॉर द अमेरिकन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और ऐसा लग रहा है कि अब वो एक बार फिर से चाइना के खिलाफ हॉस्टिलिटीज जो अपनी जगह कम होंगी वो तो होंगी, लेकिन उनके करीब जो है वो आने की कोशिश कर रहा है. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अबाउट इन दिस मीटिंग. क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो तल्खियां शुरू हो गई थी पिछले कुछ अरसे से, क्या वो भी कम होंगी? अगर आपको याद हो, आपसे कुछ दिनों पहले अगर आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल न्यूज तो फिर आपको इस बात का भी पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी चाइना का दौरा किया था और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के दरमियान भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो बीच में तिजारती तौर से जो है वो ख़राब हो गए थे. लेकिन उन्होंने भी जो है वो चाइना को एक बार फिर जाके अप्रोच किया. दैट टेल्स यू अबाउट द ग्रोइंग, दैट टेल्स यू अबाउट द inevitable dependence the world economy has developed with China. So yeah, let's see what comes about in this meeting और क्या इनकी joint statement आती है. ज़ाहिर है इस बार जो एक मुख्तलिफ मुद्दा या एक मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है इन दोनों मुल्कों के दरमियान आएगा वो ये आएगा कि गजा के हवाले से और इसराइल के हवाले से. ज़ाहिर है चाइना कोई बहुत खुल के अपने मौक़िफ़ का इस मामले में इज़हार नहीं कर रहा. लग यही रहा है कि चाइना इस मामले में मिडल ईस्ट के इस मैटर में जो है वो गालिबन नहीं पढ़ना चाहता और परहैप्स जस्ट वांट टू मेंटेन अ सेमी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ एन स्टैंस. बिकॉज अमेरिकन्स का तो आपको पता है कि दे आर प्योरली ऑन द साइड ऑफ द इजराइल. हाउएवर अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि आपसे थोड़ी देर पहले ही ब्लूमबर्ग की जानिब से जो है वो मेरे पास ये एक न्यूज़ का वो आया है, आई वुड से कि एक नोटिफिकेशन जो है वो आया है ब्लूमबर्ग की तरफ से और उसमें ब्लूमबर्ग ने जो है वो बेसिकली कहा यही है, वो जो रिपोर्ट ये किया है दैट व्हाइट हाउस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड विद इजराइल राइट नाउ. कि जिस तरह व्हाइट हाउस जो है व्हाइट या अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से जो रिपीटेड रिस्ट्रेन की अपील की जा रही है इसराइल से, इसराइल हैज बिन इग्नोरिंग दैट और वो उसको मुसलसल जो है वो इग्नोर कर रहा है और इस वजह से the White House is becoming frustrated. Now if they have become frustrated, what is going to happen? इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? क्या वो जो एक
बड़ी सी इमदाद देने का प्लान कर रहे हैं $15 अरब की, इवन दो वो अभी तक तो अप्रूव नहीं हुई है फ्रॉम कांग्रेस, बिकॉज आप जानते हैं वो इमदाद का एक पूरा पैकेज है जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो यूक्रेन को भी जाना है. तो यूक्रेन और इसको इसराइल को दी जाने वाली इमदाद को इन्होंने नथी कर दिया है बाइडन ने. बट इनकी कांग्रेस जो है या स्पेशली जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है. बट लेट्स सी चाइनीज इस मौक़िफ़ इस चीज़ के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं. एंड या ऑलराइट जी, इसके अलावा कल हम जरा तफसील से जो है ना वो बात नहीं कर पाए और हमें करनी चाहिए थी अबाउट द रिटर्न ऑफ डेविड कैमरन. और बरतानवी सियासत में ऐसा लग रहा था कि उनका जो चैप्टर है, कम से कम एक एक्टिव पॉलिटिक्स में उनका चैप्टर जो है वो बंद हो गया है. लेकिन डेविड कैमरन हैज मेड अ कमबैक नाउ. और जाहिर है इसके पीछे बहुत सारी वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं. इसमें जो एक मेजर रीजन है वो ये दैट द इलेक्शंस आर कमिंग अप, नेक्स्ट ईयर इज द इलेक्शन ईयर, और उसके लिए तैयारी भी करनी है इनको. और जिसके लिए जाहिर है आई थिंक उनको एक कहना चाहिए एक एक्सपीरियंस सियासतदान चाहिए होंगे. सो अगर टाइम मिलता है आगे वाले प्रोग्राम्स में इस पे बात करेंगे. आई डिड टॉक इन डिटेल इन माय यूट्यूब शो अबाउट दिस, लेकिन खैर अच्छा जी बस एनीवे बिफोर आई लीव, नेचुरली 1:30 टुडे द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप. ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी इस हवाले से आ गई है. इंडिया यूज्ड विकेट इस्तेमाल कर रहा है. आईसीसी को उन्होंने ये कहा था कि वो एक नई विकेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आईसीसी की कॉन्सेंट के बगैर, उनको बगैर बताए इंडिया ने जो है वो विकेट तब्दील कर दी है. और उस विकेट पे मैच होगा जहां पे ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के 2 मैचेस खेले जा चुके हैं. मोस्ट नोटेबली इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच जो है जिसमें श्रीलंका की टीम गालबन 55-56 रन पे जो है वो आउट हो गई थी. उसी विकेट को इस्तेमाल किया जाएगा. आईसीसी डेफिनेटली इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग, बट देन डज इट रियली मैटर. सो ये मैच आज होगा इस्तेमाल. और लेट्स सी क्या है सिलसिला. एंड इट्स बीन बैड. ओके, रिमेंबर दिस शुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम. होपफुली दिस वुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम. लेकिन ये जो विकेट वाली कहानी आ गई है उसके बाद देखते हैं जी क्या रहेगा सिलसिला. बट वेल, दिस वर्ल्ड कप फ्रॉम द गेट गो हैज बीन ऑल अबाउट व्हिच टीम विल बीट इंडिया. इज न्यूजीलैंड गोइंग टू बी द वन? रिमेंबर 2019 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इंडिया का प्लान जो है वो चौपट किया था. क्या इस बार वो होम ग्राउंड पे भी ऐसा कर देंगे? मुझे लगता है नहीं, लेकिन आई वोंट माइंड सीइंग दैट. वक्त आ गया, आप लोगों को इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होती है. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.